की न्यूज खबरों का सार। त्रिपुरा की पहली महिला सीएम बन सकती हैं प्रतिमा भौमिक। मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी की पहली पसंद। धनपुर सीट से 3500 वोट से जीती चुनाव। हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस पर बड़ा फैसला। अप्रैल से मिलेगा लाभ। 15 मई 2003 के बाद रिटायर्ड कर्मियों को मिलेगी ओपीएस पेंशन। मनीष सिसोदिया की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कल ट्रायल कोर्ट में दाखिल की थी जमानत याचिका। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आप करेगी डोर टू डोर कैंपेन। गोपाल राय आप कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। दिल्ली में फ्री बिजली देने पर यू टर्न। केजरीवाल सरकार 3 किलोवाट से ज्यादा खपत पर सब्सिडी कर सकती है खत्म। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। 97 दिनों के बाद देश में आए 300 से ज्यादा केस। सावधान रहने की जरूरत। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, रोडवेज कर्मियों के लिए होली पर खुशखबरी मिल रही है। रोडवेज कर्मियों को होली पर बकाया जो भत्ता है वो मिल सकेगा और इससे खुशी की लहर देखने को मिल रही है। 18,000 कर्मियों को शासन से बकाया भत्ता देने के निर्देश जारी किए गए हैं। 2021 के बकाया भत्ते में 25% का भुगतान 6 मार्च तक कर दिया जाएगा। 15,000 तक रोडवेज कर्मियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये राशि ट्रांसफर होगी। 25,000 संविदा कर्मियों को भी 5,000 दिए जाएंगे, वो भी एडवांस में। तो परिवहन निगम के वित्त नियंत्रक संजय सिंह ने ये निर्देश दिए हैं और इससे खुशी भी देखने को मिल रही है क्योंकि जो बकाया था वो अब मिल सकेगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, तो रोडवेज कर्मियों को होली से पहले ये खुशखबरी मिली है। तो 18,000 कर्मियों को शासन से बकाया भत्ता देने के निर्देश जारी किए गए हैं। 2021 का ये बकाया भत्ता है जिसमें 25% भुगतान 6 मार्च तक कर दिया जाएगा। तो 25,000 संविदा कर्मियों को 5,000 दिए जा सकते हैं। जो वित्त नियंत्रक हैं संजय सिंह ने ये निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर और इससे रोडवेज कर्मियों में खुशी देखने को मिल रही है। तो त्योहार से ठीक पहले बकाया का भुगतान हो सकेगा। तो ये बकाया भत्ता आपको बता दें 2021 का है जिसमें 25% तक भुगतान 6 मार्च तक कर दिया जाएगा। 8 मार्च को होली है और होली से 2 दिन पहले ये भुगतान जो रोडवेज कर्मी हैं इस बात को लेकर खुशी भी देखने को मिल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को अब राहत मिलेगी। 70 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले कैदियों को रिहा करने की तैयारी की जा रही है। मुख्य सचिव ने सभी कैदियों की लिस्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। तो 1 महीने में सूची शासन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कवायद तेज होती नजर आ रही है। जेलों में बंद बुजुर्ग और रोगी कैदी अब रिहा हो सकेंगे। तो मानवीय आधार पर रिहा करने की ये पहल नजर आ रही है। तो जो बुजुर्ग हैं, जो रोग से ग्रसित हैं, उनको अब रिहा किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भरत शेट्टी जुड़े हुए हैं संवाददाता। भरत, अब जो जेलों में बुजुर्ग बंद हैं, जो रोगी हैं, उन्हें रिहा किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल 70 वर्ष से जितने भी ज्यादा उम्र के कैदी हैं उनके लिए राहत बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि जेलों में बंद बुजुर्ग और गंभीर रोगों से ग्रस्त कैदियों को
उनके मानवीय आधार पर रिहा किया जाए, जिसकी जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ऐसे सभी कैदियों की लिस्ट 1 महीने के अंदर शासन को सौंपने के लिए निर्देश दे दिए। फिलहाल जितने भी 70 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं या फिर किसी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके मानवीय आधार के आधार पर भी उनको अब रिहा किया जाएगा जेल से। ये खुशी की जो लहर है, जिनको उम्र कैद की सजा मिली थी उनके अंदर दौड़ चुकी है, क्योंकि अब उनको पता है कि सरकार मुख्य सचिव ने ऐसे कैदियों की लिस्ट मांगी है और उसके बाद इन लोगों को रिहा करने की जो कवायद है वो अब तेज हो जाएगी। जी भरत, क्या माना जाए, हालांकि ये कहा जा रहा है मानवीय अधिकारों को देखते हुए उसके तहत ये निर्देश जारी किए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। क्या कुछ जो जेल में बंदी हैं, उम्र कैद की जो सजा काट रहे थे, उनमें क्या कुछ खुशी देखने को मिल रही है? निश्चित तौर पर खुशी उनके देखने को मिल रही है। उनको कह सकते हैं कि होली में उनको एक बड़ा तोहफा मिला है जो सरकार के द्वारा दिया गया है। जिनका जो नेचर था, उनके नेचर को भी देखा जा रहा है कि उनका नेचर जेल में कैसा था लोगों के प्रति और लोगों के प्रति, और क्या वो बीमार है। तमाम चीजें इस पर एक बिंदु बनाए गए थे जिसके ऊपर जांच की जा रही है। फिलहाल अब ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो लोग 70 वर्ष से ऊपर है। सभी जेल प्रशासन को 1 महीने का समय दिया गया है शासन ने कि एक पूरी रिपोर्ट सौंपे। उसके बाद जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं कैदी, जिन्होंने जघन्य अपराध किया है जिसके तहत उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, क्या उनके जेल के अंदर जो कार्य काल की बात करें, जो काम करने के तरीके की बात करें, व्यवहार की बात करें, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये निर्देश जारी किए गए हैं, ये फैसला लिया गया है? बिल्कुल, तमाम ऐसे बिंदु हैं। उनका व्यवहार जेल के अंदर कैसा था और जेलर भी रिपोर्ट बना के देगा शासन को कि इनका व्यवहार सही है और 70 वर्ष से ऊपर इनका एक उम्र हो चुकी है। तमाम बिंदु हैं छोटे छोटे, उन पर भी निगरानी रखी जाएगी। उन पर भी वो सब बिंदुओं को भी ध्यान में रख के जो रिपोर्ट है वो शासन को भेजी जाएगी। फिलहाल राहत भरी खबर उन लोगों के लिए है जो लोग 70 वर्ष के हैं और अपने जो गलतियां की थी उसकी सजा वो काट चुके हैं। अब वो रिहाई कगार पर पहुंच चुकी है, अब सरकार उनको रिहा करने वाली है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। भरत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो कुल मिलाकर जो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे कैदी, अब उनमें खुशी भी देखने को मिल रही है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इसमें कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं, होली पर अस्पतालों में विशेषज्ञों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौजूदगी साथ ही अस्पतालों में नेत्र त्वचा रोग विशेषज्ञों के रहने के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि होली का त्यौहार देखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। ब्रजेश पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देशित किया। सभी सीएमओ और सीएमएस को ये निर्देश दिए गए, सभी अस्पतालों में एम्बुलेंस उपलब्ध रहे। तो होली के त्यौहार के मद्देनजर ये निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि होली के त्यौहार में लगातार जो अस्पतालों में देखा जाए तो संख्या भी बढ़ जाती है मरीजों की, और चाहे स्किन से संबंधित हो या किसी भी तरीके की कोई परेशानी से कैसे निजात मिल सके, इसको लेकर जो स्वास्थ्य प्रबंधन को सख्त करने के एक निर्देश नजर आ रहे हैं। भरत शेट्टी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। भरत, देखा जाए तो त्योहारों के मद्देनजर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, त्यौहार बेहद नजदीक है। कुछ ही दिन बाद होली का त्यौहार है और तमाम उत्तर प्रदेश के लोग बाहर से आते हैं, त्यौहार को मनाते हैं अपने घर पे आके। लेकिन इसी बीच में कई घटनाएं भी होती हैं, चाहे वो एक्सीडेंट से बात करें, और जब रंगों का इस्तेमाल होता है तो तमाम जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो त्वचा रोग संबंधित, आंखों में कलर चले जाना, तो इसको लेकर डिप्टी सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तमाम अधिकारियों के साथ और वहाँ पर ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि तमाम जो लोग हैं, जो हॉस्पिटल्स के इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सीएमएस की बात करें, वो लोग सुनिश्चित करें कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो लोग मौजूद रहें, उनकी छुट्टी ना दी जाए। तो हॉस्पिटल्स के जो एम्बुलेंस है वो भी उपलब्ध है, क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं उसको पहले से किया जाएगा तभी, क्योंकि एक्सीडेंट के तमाम केस हैं वो सामने आते हैं। कई बिंदुओं पर उस पर विचार किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सीएम जो ब्रजेश पाठक के डिप्टी सीएम, उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से निर्देशों का पालन होता है, क्योंकि सीएमओ तमाम जो थे वो भी मौजूद थे। पूरे उत्तर प्रदेश में ये निर्देश दे दिए गए हैं। उसके बाद अब ये कार्रवाई तेज हो गई है कि एम्बुलेंस की जो है फैसिलिटी वो प्रॉपर पेशेंट्स को मिले, जितने भी ढंग से जिनके इंफेक्शन होते हैं वो प्रॉपर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से जो है इलाज मिले। इसको लेकर डिप्टी सीएम ने बैठक करके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
बिल्कुल, समय रहते उचित इलाज मुहैया हो सके, इसको लेकर ये दिशा निर्देश ब्रजेश पाठक की तरफ से दिए गए हैं। हालांकि बार बार ये दावा किया जाता है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको चुस्त दुरुस्त रखा जाए, समय रहते इलाज मुहैया कराया जा सके, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ जाती हैं कि समय पर लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है। तो क्या लगता है इस निर्देश के बाद समय रहते लोगों को इलाज मिल पाएगा? सीएमओ की मौजूदगी रहेगी और सीएमएस की मौजूदगी रहेगी। भरत, निश्चित तौर पर जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हमेशा एक्टिव मोड पर दिखे हैं, अस्पताल के निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं और लगातार वो हॉस्पिटल में मीटिंग्स भी करते हैं, जिसमें तमाम सीएमएस और सीएमओ जो मौजूद रहते हैं, अगर तमाम मीटिंग जो होती हैं। अब इसको देखना ये होगा कि किस तरीके से जो इनके डॉक्टर्स है, सीएमओ किस तरीके से जो डिप्टी सीएम का आदेश है उसका पालन करवाते हैं। फिलहाल इसका पालन करवाने के लिए सख्ती से निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर निर्देशों का पालन नहीं होगा तो संबंधित डॉक्टर्स के ऊपर कार्रवाई होना तय है। लेकिन खौफ जरूर है, लेकिन हाँ, अगर जो घटनाएं होती हैं, जिस तरीके से पेशेंट्स हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, अब ये जिस तरीके से आपने कहा कि अब देखना ये होगा कि क्या फैसिलिटी जिस तरीके से दिशा निर्देश डिप्टी सीएम द्वारा दिए गए उसका पालन होता है कि बिल्कुल भरत, ये देखने वाली बात होगी कि वाकई इन निर्देशों को का पालन अच्छे से किया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। आप बने रहिए हमारे साथ और शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको चुस्त दुरुस्त करने की एक कवायद ब्रजेश पाठक की नजर आ रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से मिल रही है। राजधानी में शराब को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। 21 साल से कम उम्र वालों को अब शराब नहीं मिलेगी। तो रेस्टोरेंट, बार, होटल या अन्य स्थान पर अब शराब नहीं पी सकेंगे। साथ ही पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। नशीला पदार्थ खरीदने व बेचने पर पाबंदी लगाई जाएगी। बड़ी खबर, तो 21 साल से कम उम्र के लोग अब शराब नहीं पी सकेंगे। तो पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। भरत शेट्टी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। भरत, देखा जाए तो अक्सर देखा गया है, चाहे वो 16 साल का युवक हो या 18 साल का, अक्सर शराब की लत में डूबे हुए कहीं भी होटल हो या बार हो या रेस्टोरेंट हो, हर जगह नजर आते थे। तो अब इस दिशा निर्देश का किस तरीके से पालन कराया जाएगा? भरत, जिससे अब हो सकता है जो जिस तरीके से जो 18 साल से ऊपर के लोग, क्या उससे कम की एज के भी लोग वाइन शॉप्स में पहुंच जाते थे, बियर बार में पहुंच जाते थे, वहां शराब का, बियर का सेवन करते थे। लेकिन अब ये आदेश जारी हो गया है कि 21 साल से कम के व्यक्ति हैं उनको अब ना ही दुकानदार शराब देगा, ना ही वो शराब खरीद सकेंगे। अगर इसमें कोई भी दोषी पाया जाएगा या फिर देने वाला भी अगर दोषी पाया जाएगा, दुकानदार भी, क्योंकि तमाम दुकानदार है उनको सिर्फ बेचने से मतलब होता है, किसी को भी बेच देते हैं। एक एज निर्धारित पहले की गई थी 18 साल, उसको नहीं देखते थे। लेकिन अब जो है ज्वाइंट कमिश्नर का जो आदेश आया है उसको अब देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अगर 21 साल से कम के व्यक्ति को अगर वो शराब या कोई भी बियर या फिर किसी तरह की नशे की पदार्थ है वो अगर देते हैं तो दोनों के ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है, चाहे वो खरीदने वाला युवक हो चाहे बेचने वाला दुकानदार। इससे जो आने लगातार जो घटनाएं होती है, छोटी उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर जो आदत पड़ गई है ड्रिंक करने की और तमाम जो स्मोकिंग की, अब वो उससे साफ तौर पर कुछ ना कुछ कमी देखने को जरूर मिलेगी। शुक्रिया भरत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर ये फैसला एक प्रभावी फैसले के तौर पर भी देखा जा सकता है, जिस तरीके से युवा नशे की लत में डूबता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस निर्देश के बाद से कोई भी 21 वर्ष का अगर है, वो 21 वर्ष से कम है और अगर शराब खरीदते हुए पाया गया या पीते हुए पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं आगे, बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्व विभाग टीम ने छापेमारी की है। कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप देखने को मिल रहा है। रवानी कटीरी में ये चल रहा था अवैध खनन। नायब तहसीलदार ने मौके से जेसीबी और डंपर पकड़े हैं। तो एडीएम और खनन अधिकारी को भी रिपोर्ट भेजी गई है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है इस रिपोर्ट के आधार पर, ये फिलहाल देखने वाली बात है। लेकिन खनन माफिया पूरी तरीके से सक्रिय नजर आते हैं, जिस तरीके से खनन किया जा रहा है। तो रवानी कटीरी में ये अवैध खनन चल रहा था। अनिल मीणा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, क्या अपडेट है इस संबंध में?
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के नरोदा थाना क्षेत्र के रवानी कटेरी गांव के जो जंगल हैं उनमें अवैध खनन का कारोबार बड़ी धड़ल्ले से चल रहा था। तो उस कहीं जो स्याना तहसीलदार नायब तहसीलदार है उनको देर रात मुखबिर के द्वारा सूचना मिली और मुखबिर के द्वारा सूचना मिलने पर वो पुलिस को साथ लेकर जिस तरह से उन्होंने छापेमार कार्रवाई की है, तो उस छापेमार कार्रवाई में डंपर और जेसीबी को पकड़ा है और जेसीबी को पकड़कर थाने में पुलिस के द्वारा थाने में ले जाया गया है और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाकर एडीएम और खनन अधिकारी को सौंपी है। तो लेकिन हम कह सकते हैं जनपद बुलंदशहर लगातार जिस तरह से खनन की शिकायतें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो खनन के अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं खनन माफियाओं से मिली भगत जरूर देखने को मिल रही है। क्योंकि पहले भी इस तरह के जहीराबाद कोतवाली ने फर्जी रॉयल्टी पे ट्रक को जब्त किया था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं खनन अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई थी। तो और यहाँ भी इसी तरह की मिलीभगत सामने आ रही है। हालांकि जो एडीएम एडीएम है उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट पास आ गई है उनके और उन्होंने कहा कि जांच कराई जाएगी। अगर जांच में कोई भी अधिकारी अगर दोषी होगा, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो प्रशासनिक अधिकारी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, क्या इस मामले में अभी तक किसी खनन माफिया की गिरफ्तारी हुई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गिरफ्तारी की बात करें तो अभी तक किसी खनन माफिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि अधिकारी दावा जरूर कर रहे हैं और कि खनन माफिया की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि जो डंपर है और जेसीबी है उसको पुलिस ने जब्त करके जरूर सीज करके थाने बंद कर दिया गया है और जो रिपोर्ट है पुलिस के द्वारा और नायब तहसीलदार स्याना के द्वारा एडीएम के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है और खनन अधिकारी को रिपोर्ट भेजी है। लेकिन अब क्या कार्रवाई होगी ये तो वक्त बताएगा। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर छापेमारी की गई है राजस्व विभाग की टीम की तरफ से। खनन माफियाओं पर शिकंजा किस तरीके से कसा जाएगा, क्योंकि अभी एक भी खनन माफिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे चल। आप देख रहे हैं सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। जालसाज ने थानेदारों को फटकार लगाई है। जालसाज ने डीजीपी के सीयूजी नंबर की स्पूफिंग करी थी। जालसाज ने कानपुर के 2 थानेदारों को फटकार लगाई है। जालसाज ने कानपुर के बाबूपुरवा थानेदारों को फटकार लगाई। डीजीपी के सीयूजी नंबर से कॉल कर ये फटकार लगाई गई। कानपुर के ही सजेती थानेदार को डीजीपी के नंबर से डांट लगाई गई। तो लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। क्राइम ब्रांच और साइबर सेल मामले की जांच में जुटी है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच पड़ताल की जा रही है। ये फटकार जिस तरीके से लगाई गई, अभी फिलहाल इस पर कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। और कोई सुराग मिलता भी नजर नहीं आ रहा है। जांच पड़ताल की जा रही है। भरत शेट्टी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता। भरत, क्या जानकारी है इस संबंध में? जी भरत, आपको आवाज मिल पा रही है? क्या जानकारी है इस संबंध में? ये जालसाज कौन है, क्या कोई सुराग लग पाया? देखिए, बिल्कुल डीजीपी के सीयूजी नंबर की स्पूफिंग करके जालसाज ने 2 थानेदारों को फोन किया। वो दोनों थानेदार कानपुर से बिलोंग करते, थाना कानपुर के थे। जी। एक जालसाज ने थानेदार को फोन करके उनकी फटकार लगाई। जब थानेदार के पास सीयूजी नंबर जब पहुंचा यूपी डीजीपी पुलिस का अधिकारी का, डीएस चौहान का, तब वैसे ही वो घबरा गए कि उनका फोन आ रहा है। उसके बाद उन्होंने फटकार लगाई कि मैं डीजीपी बात कर रहा हूँ। इसको लेकर तमाम उनकी क्लास लगाई गई, लेकिन जब ये थोड़ा सा आशंका हुई कि ये नंबर तो डीजीपी का है, लेकिन उस तरीके से जो बात करने की जो लहजा होता है वो नहीं है। उसके बाद तमाम जो टीम्स हैं वो लगाई गई, क्राइम ब्रांच की टीम्स और साइबर सेल की जो टीम है वो अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में ये मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। एक सजेती थानेदार को है, कानपुर में सजेती थाना है, वहां फोन किया था जो सीयूजी नंबर से डीजीपी के, और एक कॉल किया था बाबूपुरवा में। दोनों थानेदार जो थे वो कानपुर से ही थाने के थे। फिलहाल अब पूरे मामले की जांच हो रही है कि ये जो कॉल है वो किसने ली है। जो तमाम जो टीमें हैं वो इसके ऊपर लगा दी गई हैं। हजरतगंज कोतवाली में मामले को दर्ज कर लिया गया। 388, 420, 504 और आईटी एक्ट के 66C और 66D के खिलाफ जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया। अब जो सारी टीम्स है, पुलिस की भी टीम्स है, अब वो तफ्तीश करने में जुट गई है कि कॉल आखिर किसने की थी।
और इसका मकसद क्या था जालसाज का। बिल्कुल, शुक्रिया भरत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है कई धाराओं के तहत और छानबीन की जा रही है और क्या कुछ मंशा से इस जालसाज ने फ़ोन किया और फटकार लगाई, हालांकि अभी तक कोई सुराग मिलता नजर नहीं आ रहा है। जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें तो हत्याकांड मामले में संदिग्ध महिला की एंट्री होती नजर आ रही है। तो एक के बाद एक की एंट्री कई सवाल खड़े कर रही हैं। घटना का जो वीडियो है, घटना के वक्त ब्लैक अर्टिका कार से नीचे उतरी थी ये महिला। तो पीले रंग के कपड़ों में संदिग्ध महिला कौन है, ये जानने की कोशिश जांच पड़ताल की जा रही है। भगदड़ के बाद भी महिला घटनास्थल से क्यों नहीं गई? तो क्या किसी को मर्डर केस का लाइव वीडियो दिखा रही थी महिला? ये सवाल भी उठ रहे हैं। पुलिस और एसटीएफ संदिग्ध महिला की तलाश में जुटी है। तो हत्याकांड मामले में महिला की एंट्री पर सवाल हैं और जांच पड़ताल भी की जा रही है। ये महिला कौन है, क्या किसी को वीडियो दिखा रही थी इस पूरे घटनाक्रम का, ऐसे तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। पीले रंग के कपड़ों में संदिग्ध महिला कौन है, इस पर जांच की जा रही है। तो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। पीले कलर के कपड़े में ये महिला कार में बैठकर घटना के बाद निकल जाती है। तो घटना के वक्त वीडियो बना रही थी ये संदिग्ध महिला। किसको अपडेट करना चाहती थी इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर जांच की जा रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब भगदड़ हुई तो उसके बावजूद भी ये महिला वहां से नहीं भागी। तो ये संदिग्ध महिला कौन है, किसको अपडेट करना चाहती थी, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर जांच पड़ताल भी की जा रही है और इस संदिग्ध महिला की तलाश जारी है। विनय मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, ये संदिग्ध महिला को लेकर अब सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इस घटनाक्रम के दौरान वीडियो बना रही थी ये महिला, क्या अपडेट है? जी, आपको जानकारी के लिए बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में संदिग्ध महिला की एंट्री हुई है, जिसमें घटना के वक्त वीडियो बना रही थी संदिग्ध महिला। घटना के वक्त ब्लैक आर्टिका कार से नीचे उतर रही महिला जो है पीले रंग के कपड़ों में यह संदिग्ध महिला दिख रही है, जो कि भगदड़ के बाद भी यह महिला घटना स्थल से क्यों नहीं भागी। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है, क्या किसी के मर्डर केस का लाइव वीडियो दिखा रही थी यह महिला? सड़क पर गोलीबारी बमबाजी के बाद बाकी राहगीर जो भाग रहे थे, लेकिन यह महिला नहीं भागी, वहीं पर खड़ी होकर लाइव वीडियो दिखा रही थी। पुलिस और एसटीएफ संदिग्ध महिला की तलाश में जुट गई है। जी, फिलहाल विनय, जिस तरीके से नजर आ रहा था कि बुलडोजर में ही सिमट कर रह जाएगा ये मामला, अवैध जो इमारतें हैं उनको ढहाने का काम किया जा रहा था, अतीक अहमद के जो करीबी हैं उनकी अवैध संपत्ति को गिराया जा रहा था, तो लग रहा था कि अब इस मामले में बस यहीं पर इसका अंतिम पड़ाव है। लेकिन एक के बाद एक इनपुट निकलकर सामने आ रहे हैं। देखा जाए तो अब इस मामले में एक संदिग्ध महिला की एंट्री होती नजर आ रही है। क्या कुछ जांच पड़ताल की जा रही है और ये जांच पड़ताल कहां तक पहुंची?
जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो है एसटीएफ के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, लगातार दबिश दी जा रही है। जो आरोपी अपराधी है उनको पकड़ने के लिए लगातार बॉर्डर तक पुलिस की जो है निगाहें बनी हुई हैं, लेकिन अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। कुछ संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है और जो नहीं पकड़े गए हैं उनके अवैध निर्माण से बुलडोजर बाबा का चल रहा है। जी शुक्रिया विनय इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है और इस संदिग्ध महिला की तलाश भी जारी है और पूछताछ भी की जाएगी और इसके बाद क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी ये फिलहाल देखने वाली बात है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से मिल रही है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने एमडी को तलब किया है। परिवहन एमडी पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है, जिस वजह से तलब किया गया। संजय कुमार को आयोग ने 23 मार्च को तलब किया। तो कई शिकायतें 23 मार्च को तलब किया जाएगा। कई शिकायतें लेकर आयोग पहुंचे थे परिवहन कर्मचारी। कोरोना काल में अतिरिक्त भत्ता देने की बात कही गई थी, तो इस बात का भी जिक्र होता नजर आ रहा है कि अतिरिक्त भत्ता देने की बात कही गई थी, जो कि अभी तक नहीं दिया गया। परिवहन एमडी पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया गया है। तो संजय कुमार को आयोग ने 23 मार्च को तलब किया जाएगा। कई शिकायतें लेकर आयोग पहुंचे थे। लखनऊ से बड़ी खबर, राज्य मानवाधिकार आयोग ने एमडी को तलब किया है क्योंकि आरोप लगाए गए हैं कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के और साथ ही जो बकाया भत्ता है उसे देने की बात कही गई थी लेकिन नहीं दिया गया। तो कई ऐसी शिकायतें हैं जिनको लेकर जो परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग ने अब एमडी को तलब किया है। तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस बात को सलाहकार संपादक के बख्श सिंह हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। देखा जाए तो अब परिवहन विभाग के एमडी को तलब किया जा रहा है क्योंकि जो परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है, अंदर खाने से क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में? देखिए, परिवहन निगम इसको पहले सफेद हाथी कहा जाता था। इसकी बार बार जो परिवहन निगम कर्मचारी हैं उसको निगम को बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए अपना प्रयास करते रहते हैं और अपने अपने सुझाव कर्मचारी लोग देते रहते हैं। उनके साथ काफी मिसबिहेव भी होता है। तो इसी सब मुद्दों को लेकर राज्य जो आयोग है आपका मानव आयोग, उस पे लोग गए हैं और एमडी को राज्य आयोग ने जो राज्य आपका मानव आयोग है उसको देखा है और एमडी को व्यक्तिगत रूप में तलब किया है। अब राज्य मानव आयोग इसमें क्या डिसीजन लेता है, लेकिन कुल मिला के गंभीर मामला है और एमडी को इसलिए, क्योंकि एमडी एक आईएएस अफसर होता है, उसे तलब करना बहुत बड़ी बात हो गई है राज्य मानव आयोग को। मानव आयोग ने प्रेरित किया, इसका नतीजा क्या निकलता है तो आगे वाला समय तय करेगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राज्य मानवाधिकार का फैसला क्या कुछ होता है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। और सीधे रुख करते हैं उधम सिंह नगर का, जहां